हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी प्रीलिम 2026 के लिए इस नए वाले बैच में। अभी हमने फर्स्ट लेक्चर जो पढ़ा था उसके अंदर ये देखा था कि किस प्रकार से जो संविधान होता है उसका विकास हुआ, संविधान क्या होता है, विश्व में कितने प्रकार के संविधान पाए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स क्या हैं, उसका डेवलपमेंट कहाँ कहाँ हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा एंशियंट टाइम्स में, मिडाइवल टाइम्स में क्या क्या रहा, ये सब हमने बात की। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान सभा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो डेवलपमेंट है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। यानी भारतीय संविधान जिसको बनाया संविधान सभा ने, वो संविधान सभा का बेस क्या है। यानी इस टॉपिक का जो नाम है इसे कहा जाता है संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने विभिन्न देशों के संविधानों प्लस भारत में जो ब्रिटिश टाइम फेज में एक्ट आए थे उनको बेस में रख के इसको बनाया था। तो हमें बस उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि ऐसे कौन कौन से एक्ट हैं जिनके क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जिनको संविधान सभा क्या करेगी, भारतीय संविधान में इंक्लूड करेगी, है ना। ये डायरेक्ट टॉपिक नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन चूंकि संविधान और संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को समझने के लिए टॉपिक बहुत ज़रूरी। चलो, अब इसके पहले हम समझते हैं थोड़ा सा कि इंडिया में ये जो ब्रिटिश कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो क्यों आई, किस लिए आई, और उसने फिर क्यों ये एक्ट लाए उसके द्वारा, या उसको कंट्रोल करने के लिए जो एक्ट हैं वो क्यों लाए गए, वो सारे रीजन्स हमें थोड़े से देखने पड़े। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि यूरोप में, अगर आपको पता हो, 14th एंड 15th सेंचुरी में, है ना, 14th एंड 15th सेंचुरी में यूरोप में एक रेनेसा होता है, एक पुनर्जागरण होता है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो पुरानी मान्यताएं चल रही थी उनको बदला जाता है, और नए नए आविष्कार, नई नई चीज़ों की खोज, न्यू इन्वेंशन, है ना, न्यू डेवलपमेंट इसके अंदर होते हैं। नए आविष्कार और नई खोजें इसके अंदर की जाती हैं। जब नई खोजें होती हैं तो इन सब का सबसे ज़्यादा फायदा जो होता है वो यूरोप के अंदर इंग्लैंड देश को होता है। बेसिकली रेनेसां शुरू होता है इटली से, लेकिन उसका फ़ायदा किसको मिलता है, इंग्लैंड को। हम बेस देख रहे हैं कि भाई इंडिया में ब्रिटिशर्स क्यों आएंगे, क्या रीज़न था कि अंग्रेज भारत आए और फिर कैसे उन्होंने भारत पर कब्जा किया, और फिर उस कंपनी को चलाने के लिए कौन से एक्ट है। तो हम बात कर रहे हैं 14th-15th सेंचुरी की। यूरोप में एक रेनेसा होता है, पुनर्जागरण होता है। पुनर्जागरण के अंदर बहुत सारे नए आविष्कार, नई खोजें होती हैं, और इस सबका ज़्यादा फायदा यूरोप का कौन देश लेता है, इंग्लैंड। और इंग्लैंड इन नए आविष्कारों, नई खोजों के आधार पर क्या करता है, अपने यहाँ एक रेवोल्यूशन करता है जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी कि औद्योगिक क्रांति। अब औद्योगिक क्रांति क्या थी, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि दुनिया में यूके ने या ब्रिटेन ने जो रूल किया विश्व के अंदर, जो अलग अलग देशों को अपना गुलाम बनाया, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या था, औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उसने क्या किया, इंग्लैंड ने अपने यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें लगाई, और बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा जो लार्ज आपके क्या होती हैं मशीन्स होती हैं, उत्पादन को बढ़ाया, प्रोडक्शन को क्या किया, इंक्रीज करा। जब उत्पादन बढ़ा तो इस बढ़े हुए उत्पादन को बेचने के लिए एक मार्केट की ज़रूरत थी, सेल करने के लिए एक बाजार चाहिए था। इसके अलावा और उत्पादन करने के लिए उसे रॉ मटेरियल भी चाहिए था। तो उसने क्या किया, नए नए देशों की खोज करना शुरू की। यही वो समय था जब भारत में एक नए समुद्री मार्ग के थ्रू पुर्तगाल एंटर हुए, वास्को डी गामा आया, उसी को फॉलो करके बाद में इंग्लैंड आएगा। तो कुल मिला के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर जो बढ़ा हुआ उत्पादन था, उसकी आवश्यकता के कारण इंग्लैंड ने बहुत सारे देशों के अंदर एंट्री ली। भारत के अंदर भी जो है एंट्री करने के लिए इंग्लैंड में क्या होगा, ये पूरा व्यवस्था चल रही है। तो जब उत्पादन बढ़ा, भारत के बारे में इंग्लैंड को जानकारी लगी, वास्को डी गामा ने यहाँ से व्यापार करना शुरू किया, उसमें काफ़ी सारा लाभ था। तो फिर 1599 क्या, अच्छा इससे पहले याद रखिएगा, एक प्रसिद्ध व्यापारी जिसका नाम था रैल्फ फिट्ज, इंडिया आएगा, 1594 में वापस इंग्लैंड जाएगा,
और इंग्लैंड में जाकर इंडिया के बारे में बहुत सारी कहानियां बताएगा कि भारत एक बहुत धनी देश है, भारत के अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, भारत के अंदर अच्छा मार्केट है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है रॉ मटेरियल का। तो उसने जब बहुत सारी कहानियां इंग्लैंड में जाके सुनाई, तो इंग्लैंड के व्यापारियों ने आपस में चर्चा की कि क्यों ना भारत के साथ या ईस्ट के साथ, भाई भारत अगर हम देखें तो इंग्लैंड के ईस्ट में आता है, क्यों ना ईस्ट के साथ व्यापार शुरू किया जाए। इसी के लिए उन्होंने 1599 में, याद रखिएगा 1599 में, इंग्लैंड के या लंदन के कुछ व्यापारियों ने एक कंपनी बनाई जिसको हम हिस्ट्री के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। बेसिकली इसका पूरा नाम ये था, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये इसका पूरा नाम। बस यही कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आएगी और यही कंपनी धीरे धीरे भारत में पूरे बाजार को कब्जा करके अपना यहाँ पर क्या करेगी, शासन और प्रशासन स्थापित करेगी। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था, कैसे कैप्चर किया उन्होंने? तो भाई सबसे पहले वो आए, उन्होंने क्या किया, भारत के बाजार को कैप्चर किया, बाजार पर नियंत्रण स्थापित किया। कैसे नियंत्रण स्थापित किया बाजार पे? तो यहाँ पर सस्ता माल है ना, जो माल भारत में महंगा होता था, क्योंकि इंडिया में जो था हैंडलूम चल रहा था, जबकि इंग्लैंड क्या कर चुका है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर चुका है, तो पावरलूम आ चुका है वहाँ। अब आप अच्छे से जानते हैं हाथ से बनी हुई चीज़ और मशीन से बनी हुई चीज़, दोनों की कॉस्ट में और दोनों की फिनिशिंग में काफ़ी डिफरेंस होता है। कॉस्ट मशीन से बनी हुई चीज़ का जो पावरलूम होता है उसका कम होता है, फिनिशिंग अच्छी होती है। इसके बजाय हैंडलूम वाली चीज़ें उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, प्लस उसकी फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं होती। तो सस्ता माल बेचकर अंग्रेजों ने, या फिर हम बोले ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, भारत के बाजार पर कब्जा कर लिया। और फिर धीरे धीरे उन्होंने राजनीति में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। आप लोग अगर हिस्ट्री पढ़े हुए मॉडर्न, तो आपको पता होगा कि उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, सबसे पहले बंगाल को अपने अंडर लिया, फिर धीरे धीरे बाकी। इसके लिए उन्होंने कुछ युद्ध लड़े, जैसे आपने पढ़ा होगा 1757 में प्लासी का युद्ध, ठीक है, जब बंगाल के नवाब किसको, सिराजुद्दौला को उन्होंने हराया कूटनीति के द्वारा, डिप्लोमेटिक पॉलिसी के थ्रू, उसके सारे लोगों को अपनी तरफ मिला लिया। फिर उसके बाद 1764 में एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है जिसका नाम है बक्सर, और बक्सर के युद्ध के बाद वो क्या करते हैं, भारत के लगभग लगभग संपूर्ण क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लेते। तो सबसे पहले तो उन्होंने बाजार को कंट्रोल करा। जब बाजार कंट्रोल हो गया है ना, जब मार्केट कंट्रोल हो गया, तो धीरे धीरे उन्होंने किस तरफ, राजनीति की तरफ मूव करना शुरू किया। और सबसे बड़ा जो भारत का राज्य जो समय था बंगाल, उसको कब्जा किया, उसके साथ साथ बाकी। तो इस तरीके से उन्होंने अपना यहाँ सिस्टम जमा। अब हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, अब ये जो कंपनी आपके पास आई है ईस्ट इंडिया कंपनी, अब चूंकि बड़े लेवल पे इसमें व्यापार हो रहा है और साथ ही साथ अब ये राजनीतिक यानी पॉलिटिकल भी सिस्टम अपना जमा रही, तो इसके अंदर बहुत सारा करप्शन, बहुत सारा भ्रष्टाचार उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। और इसका इम्पैक्ट होता क्या है कि कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं, कंपनी के जो कर्मचारी हैं, जो इसको चला रहे हैं, वो अपने सेल्फ फायदे के लिए भ्रष्टाचार, करप्शन करना शुरू करते हैं। और उसका इम्पैक्ट किस पर आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, यानी वो धीरे धीरे लॉस में जाना शुरू हो जाते हैं। इस कारण क्या होता है, कंपनी के जो डायरेक्टर्स इंग्लैंड में बैठे हुए थे, वो इंग्लैंड की रानी से लोन मांगते हैं कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए, हमें ट्रेड करने के लिए लोन की नीड है, क्योंकि कंपनी जो है वो लॉस में चल रही है, घाटे में चल रही है। पहली बार तो भाई रानी उनको लोन दे देती है, लेकिन दूसरी बार जब 1770s का डिकेड आता है ना, मैं आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, मैं आपको बहुत जर्नल घटनाएं बता रहा हूँ, इनके डेप्थ में बहुत कुछ है। आप मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसका पूरा इतिहास आप पढ़ते हैं, क्या करती है कंपनी, कौन कौन सी चीज़ें, ट्रीटी वगैरह। चूँकि वो हिस्ट्री का टॉपिक है, इसलिए मैं उसके अंदर डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। मुझे केवल उतनी बात आपको बतानी है जिससे हमारा ये एक्ट वाला कार्यक्रम शुरू हो सके। तो 1770s के डिकेड में 1770 के आसपास कंपनी दोबारा से लोन मांगती है, लेकिन इस बार रानी लोन देने के साथ साथ कंपनी के संबंध में ये निर्णय लेती है कि अब कंपनी जो रूल कर रही है इंडिया में, बेसिकली कंपनी ट्रेड वाली थी, व्यापार करने के लिए, लेकिन उन्होंने भारत में क्या किया, अपना पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जमाया, क्योंकि भारतीय राजनीति के अंदर वो एंटर हो चुकी, युद्ध बहुत सारे जीत चुकी, बैटल हो चुके।
तो अब कंपनी को चलाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कुछ एक्ट जो है इंग्लैंड से आएंगे, इंग्लैंड की रानी, इंग्लैंड के संसद से आएंगे। बस वहीं से आपके एक्ट की कहानी शुरू होती है। यानी पहली बार इंग्लैंड की संसद और राजा रानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत में काम कर रही है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए एक्ट लेके आ रहे हैं। बस यही जो सारे एक्ट आते हैं, यही एक्ट भारतीय संविधान का बेस या आधार बनते हैं। अब हमें देखना है कितने प्रकार के एक्ट हैं। अगर हम देखें तो भैया ये इतने सारे एक्ट हैं, इसमें दो प्रकार के एक्ट मिलेंगे। एक मिलेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर, है ना, ये नियंत्रण में, उसको नियंत्रित करने के लिए जो एक्ट आएंगे। फिर आपके पास 1857 का रिवोल्ट होगा, क्रांति होगी, और उस क्रांति के बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो जाएगी, सीधा ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू होगा। तो क्राउन के अंडर जो एक्ट आते हैं वो दो प्रकार के एक्ट आप पढ़ेंगे। एक ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए जो एक्ट आएंगे जिनको हम चार्टर एक्ट बेसिकली कहते हैं, एक दो नाम और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। दूसरे फिर 1857 की क्रांति के बाद, आफ्टर रेवोल्यूशन ऑफ 1857, जो एक्ट आएंगे वो ब्रिटिश क्राउन के। तो सबसे, ये सामने आपके पूरे एक्टों के नाम है, एक बार नाम पढ़ लीजिए। सबसे पहले 1600 वाला, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 1765 ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट है 1773 जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लेंगे। फिर पिट्स इंडिया एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, 1793 में एक्ट आएगा, चार्टर एक्ट, और इसके अलावा ये सारे चार्टर। फिर 1857 का रिवोल्ट होगा। फिर ये सारे एक्ट, वन बाई वन सारे एक्ट को हम पढ़ते हैं। तो हमें याद रखना है एक्ट दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर उसको कंट्रोल करने के लिए जो एक्ट आएंगे वो, प्लस उसके बाद जब क्रांति हो जाएगी उसके बाद क्राउन के अंडर। चलो, सबसे पहला आपके पास आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड की संसद ने, इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, क्या करने के लिए, विनियमित, रेगुलेट करने के लिए, विनियमित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए जो एक्ट पारित किया था वो क्या है आपका? पहला रेगुलेशन एक्ट, क्योंकि इसका नाम क्या है? रेगुलेशन। ठीक है, ये पहला एक्ट है। इसके थ्रू दो तीन काम भारत में करे जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो पहला एक्ट आया वो कौन सा है? आंसर होगा आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इस एक्ट के प्रोविजंस क्या थे वो हमें देखने। सबसे पहला प्रोविजन ये था कि यहाँ पर एक नई पोस्ट बनाई गई जिसका नाम था बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बंगाल का गवर्नर जनरल एक पोस्ट बनाई गई, और इस पोस्ट को दिया गया किसको? इस पोस्ट को दिया गया पहले व्यक्ति जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं जिनका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स क्या बनते हैं? पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं। याद रखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बन रहे हैं? वॉरेन हेस्टिंग्स बन रहे हैं। इसके अलावा 1773 के एक्ट के अंदर ही कलकत्ता में, उस समय कोलकाता था, आज कोलकाता है ना, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की जाती है कि भाई एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा जो क्या करेगा, जो होने कंपनी के साथ होने वाले विवादों का क्या करेगा? सॉल्यूशन करेगा। तो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बनते हैं बंगाल के पहले। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, प्लस ही प्लस कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे उनको भी मान्यता दे दी जाती है कि हाँ भाई अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में पॉलिटिकल जो है फंक्शनिंग कर सकती है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसे इंग्लैंड में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर 1773 का जो पहला एक्ट आ रहा है उसका पर्पज है, इंग्लैंड की पार्लियामेंट और राजा रानी चाहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में काम कर रही है वो हमारे गाइडेंस में, हमारे कंट्रोल में काम करे। इसके लिए वो पहला एक्ट लेके आते हैं, इसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, तो आपको याद रखना है इससे क्या हो रहा है, कंपनी को विनियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक्ट आ रहा है। बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन बनाया जा रहा है? वॉरेन हेस्टिंग्स, ये नया पद बना है। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जा रही है जिसके अंदर 5 मेंबर थे, 4 न्यायाधीश आपको मिलेंगे। इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा इम्पे। चीफ जस्टिस जो इसके अंदर मिलेंगे उनका नाम क्या था? एलिजा इम्पे, है ना, ये कौन है? चीफ जस्टिस। तो इस तरीके से पहला एक्ट भारत आएगा, और भारत में अब ये व्यवस्था शुरू हो जाएगी कि अब जो है एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम आ जाएगा,
क्योंकि ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जा रहा है, अब यही भारत में सबसे बड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी होगा। और आपके बिहार और उसके आसपास मद्रास, बिहार, बंगाल, ये जो बम्बई, ये जो प्रेसिडेंसियां हैं वो इसके अंडर आ जाएंगी। यानी कुल मिला के भारत में केंद्रीय शासन, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट की स्थापना इस एक्ट के थ्रू हो जाती है। कैसी सरकार? केंद्रीय सरकार। यानी एक जगह से अब ऑर्डर आएंगे और उन ऑर्डर को फॉलो करना राज्यों का या प्रेसिडेंसियों का काम होगा। तो भारत में केंद्रीय प्रशासन की स्थापना 1773 के एक्ट के अंदर होती है। ये 3-4 घटनाएं उसके साथ आती। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक एक्ट आएगा 1784 का, लेकिन इसके पहले 1781 में एक एक्ट आता है जिसका नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या नाम होता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में 1-2 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। हुआ क्या था, जैसा हमने अभी पढ़ा 1773 के एक्ट के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। अब प्रॉब्लम ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट जो न्यायिक व्यवस्था स्टेब्लिश कर रहा था और कंपनी के अंदर पहले से जो सिस्टम चल रहा था उसमें क्लैश होना शुरू हो गया, दोनों के अधिकारों में विवाद होना शुरू हो गया। इसीलिए इस विवाद को दूर करने के लिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट आता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और उसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट को जो पावर दी गई थी वो धीरे धीरे डाउन कर दी गई। यानी कुल मिला के आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट जो भारत का पहला बना था कलकत्ता में, वो समाप्त हो जाएगा। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों है? क्योंकि ये जो आपको दिख रहे हैं विलियम पिट जूनियर, इन्होंने इसको बनाया था, इसलिए इसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट का मुख्य कार्य ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य हैं, मैंने आपको बताया 2 प्रकार के कार्य कर रही है इंडिया में, 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं। बने ट्रेडिंग वाला, जो व्यापार करने वो भारत आई थी। दूसरा काम है उसका पॉलिटिकल। तो क्या किया जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का विभाजन, है ना, डिवीजन किया जाता है। कौन कौन से कार्यों में? एक तो उसके व्यापारिक कार्यों में, ये अलग कर दिए जाएंगे, और दूसरे राजनीतिक कार्य, पॉलिटिकल जो फंक्शनिंग है वो अलग कर दी जाएगी। यानी कि बिजनेस अलग हो जाएगा और पॉलिटिक्स अलग। यानी कुल मिला के ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर द्वैध शासन, आंतरिक द्वैध शासन यानी डायरकी, इंटरनल डायरकी, इसकी स्थापना किस एक्ट के थ्रू हो रही है भाई? पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू। इसके थ्रू इन दोनों को काम करने के लिए 2 चीजें बनाएंगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए जाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो आपके बिजनेस वाले काम देख रहे हैं, और फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये बनाया जाएगा। और इसके थ्रू क्या होगा? अब आपके कंपनी के पॉलिटिकल और ट्रेड दोनों कार्य जो है करे जाए। तो कुल मिलाकर 1784 का एक्ट इसलिए आता है कि कंपनी के जो कार्य हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फंक्शनिंग है उसको सेपरेट किया जा सके, डायरकी लाई जा सके, पॉलिटिकल चीज़ें अलग हों और ट्रेड वाली चीज़ें अलग हों। तो इस तरीके से 1784 का एक्ट आ जाता है जो कंपनी के इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप कर देता है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट एक्ट हो गया आपके पास पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी इसको कह देते हैं। ये इसी एक्ट के अंदर आ रहा है, हिंदी इंग्लिश सेम ही है ना। तो ये इसका कार्य हुआ। इसके बाद जो एक्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है 1813। इसको हमें समझना पड़ेगा। देखिए अभी तक ये जो एक्ट आ रहे हैं, 2 एक्टों के नाम मैंने आपको बताए, वैसे तो 3 एक्ट हो रहे हैं। पहले का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, क्यों? क्योंकि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लाया गया। दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट, क्योंकि सेटलमेंट करने के लिए लाया गया। तीसरा पिट्स इंडिया एक्ट, क्योंकि विलियम पिट जूनियर ने बनाया। इसके बाद जो एक्ट आएगा उसका नाम होगा चार्टर एक्ट, क्योंकि इसके थ्रू अब कंपनी को रन किया जाएगा, चलाया जाएगा। होता क्या है आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसका बैकग्राउंड। ये जो एक्ट आ रहा है ना, इस एक्ट के अंदर 3 इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो मैं पहले देखनी है, फिर वो क्यों आई ये बताता हूँ। सबसे पहला प्रोविजन तो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो एक अधिकार चला रही थी, मोनोपोली चला रही थी, वो एक अधिकार क्या हो जाता है? इससे समाप्त हो जाता है। अब 2 बातें इसके अंदर छूटेंगी, वो आपको बताऊंगा। हुआ क्या था थोड़ा सा समझिए। मैंने आपको यहाँ बताया, ये चीज़ मैंने छोड़ दी थी। 1600 का जो ये एक्ट आता है, होता क्या है, 1599 में कंपनी की स्थापना हो गई।
फिर कंपनी जाती है इंग्लैंड के क्राउन के पास कि भाई हमें क्या करना है, ईस्ट इंडिया के साथ, ईस्ट डायरेक्शन में, इस तरफ भारत है भाई, यूरोप के ईस्ट डायरेक्शन में इंडिया है, हमें ट्रेड करना है। तो इंग्लैंड का क्राउन उसको एक लाइसेंस आप कह सकते हो जारी करता है कि भाई 15 से 20 वर्ष के लिए हम आपको ये लाइसेंस देते हैं और आप वहाँ जाकर ट्रेड कर सकते हैं। और यही लाइसेंस टाइम टू टाइम आगे बढ़ता जाता है। इस लाइसेंस के अंदर लिखा क्या था, इस लाइसेंस के अंदर ये बात लिखी हुई थी कि इंग्लैंड से वन एंड ओनली जो कंपनी है ट्रेड करने के लिए इंडिया आएगी उसका नाम होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके अलावा अदर कोई कंपनी इंग्लैंड से ट्रेड करने इंडिया नहीं आएगी। इसीलिए कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया के साथ ट्रेड में मोनोपोली थी, यानी इंग्लैंड से अदर कोई कंपनी ट्रेड करने के लिए भारत नहीं आ सकती जब तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये लाइसेंस है। तो कुल मिला के ये लाइसेंस रिन्यू होता जा रहा था, रिन्यू होता जा रहा था, रिन्यू होता जा रहा था। 1600 में आ गया था जो राजाज्ञा दी गई थी उसके अंदर, और फिर वो बढ़ते बढ़ते चलता गया। लेकिन 1813 जब आया तो यहाँ पर कुछ परिस्थितियां बदल गई। क्या परिस्थितियां बदली वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये समझिए कि एक अधिकार खत्म हो रहा है, इसमें क्या कमी थी वो भी आपको बताऊंगा। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट काम होगा इसके अंदर, जो मोनोपोली है वो खत्म हो गई। पहली चीज तो आपके पास ये वाली बात आ गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या खत्म हो गई, मोनोपोली, है ना। चलो दूसरा काम क्या किया जाता है, दूसरा काम यह किया जाता है कि इंडियंस की एजुकेशन, भारतीय शिक्षा, इंडियंस की एजुकेशन पर अब कंपनी के द्वारा 1 लाख रुपए, है ना, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च किए जाएंगे। ये एक प्रावधान इस एक्ट के अंदर था। क्यों था ये आपको बताता हूं अभी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इस एक्ट के अंदर थी वो ये था कि इंग्लैंड से ईसाई मिशनरीज, क्रिश्चियन जो मिशनरीज होती हैं, है ना, जो क्या करती हैं, जो अपने धर्म को क्या बोले उसको प्रचार प्रसार करती हैं, है ना, वो प्रोपिगेट करती हैं, उनको क्या किया गया, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश, इंडिया में एंट्री दे दी गई, भारत में प्रवेश दिया गया। ये तीसरा इंपॉर्टेंट काम था। तो कुल मिला के 1813 का जो चार्टर एक्ट आ रहा है उसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म होगी लेकिन कुछ रहेगी, वो बता रहा हूँ। दूसरा, इंडियंस की एजुकेशन पर 1 लाख रुपए एवरी ईयर खत्म करेंगे ये लोग। तीसरा, ईसाई मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में एंट्री मिली। अब थोड़ा सा इनको तीनों को समझते हैं, हुआ क्या यहाँ से समझना। अच्छा, एक अधिकार खत्म करने की बात की गई लेकिन 2 चीजों पर एक अधिकार बना रहता है। पहला एक अधिकार रहता है किसके साथ, चाय का व्यापार, है ना, चाय के व्यापार पे एक अधिकार बना रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। दूसरा, चीन के साथ व्यापार, ट्रेड विद चाइना, है ना, ये भी समाप्त नहीं होगा। उसका भी रीजन मैं आपको बता देता हूं क्यों नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखो हुआ क्या, समझिए। आपको अगर पता हो, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो केवल कहानी सुन लीजिए। आपको पता है 1789 में, 1789 में, यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, 1789 में क्या होता है, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है, फ्रांस की क्रांति संपन्न होती है। यहाँ लिख देता हूँ, है ना, लिख के थोड़ा सा बता देता हूँ। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, फ्रांस की क्रांति संपन्न हुई। अब जब फ्रांस की क्रांति संपन्न हो गई तो वहां पर स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के नारे निकले। लेकिन इसके बाद ही सन 1800 में फ्रांस में एक व्यक्ति का जन्म होता है जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। क्या नाम था, नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन धीरे धीरे फ्रांस का डिक्टेटर बन जाएगा। अब वो क्या करेगा, वापस से वो अपनी पावर ले लेगा, फ्रांस वापस से नेपोलियन के अंडर आ जाएगा और धीरे धीरे वो यूरोप के देशों को हराना शुरू करेगा। और यहीं से अगर आप कहना चाहें तो कह सकते हैं कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक प्रतिस्पर्धा, चूंकि इंग्लैंड दुनिया के देशों पे धीरे धीरे कब्जा कर रहा था, फ्रांस को ये बात खटकती थी कि भाई हमारे पास इतनी अच्छी चीजें हैं लेकिन इंग्लैंड जो है वो क्या कर रहा है, वो हमसे ज्यादा देशों पे कब्जा कर पा रहा है, हमसे ज्यादा उसके पास उपनिवेश है। ये इंग्लैंड फ्रांस को बात खटकती थी। तो फ्रांस के राजा ने, जो चार्ल्स राजा था लुई, उसने क्या किया, अच्छा नेपोलियन की बात कर रहा हूँ, सॉरी चार्ल्स नहीं, नेपोलियन। नेपोलियन ने इंग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए धीरे धीरे अपने
बाउंड्री का एक्सपेंशन करना शुरू किया, पूरे यूरोप को कंट्रोल करना चाहता था। और ये कहा जाता है कि नेपोलियन ने 1803, 4, 5 में यूरोप के देशों को कब्जा कर लिया। ये आपको पढ़ने को मिलता। 1805 के बाद नेपोलियन को जब लगा कि भाई इंग्लैंड जो बहुत सारा पैसा कमा रहा है ईस्ट के साथ व्यापार करके, यूरोप के देश, भाई भारत से सामान ले जाके यूरोप के विभिन्न देशों के मार्केटों में बेचता था और बहुत ज़बरदस्त दाम पे बेचता था। इंडिया के साथ जो इंडिया की स्पेसीज काली मिर्च वगैरह थी, या इंडिया का जो सिल्क था या कॉटन थी, उसको महंगे दामों में बेचा जाता था। तो उसने इंग्लैंड को रोकने के लिए क्या किया, ये एक घोषणा, आर्थिक नाकेबंदी आप कह सकते हो, है ना, इकोनॉमिक रूप से ये सिस्टम शुरू कर दिया कि कोई भी यूरोप का देश अब जो है अगर इंग्लैंड के साथ व्यापार ट्रेड करता है तो फ्रांस उसके सारे व्यापारों को क्लोज कर देगा। और इस सिस्टम को उसने नाम दिया महाद्वीपीय व्यवस्था, कॉन्टिनेंटल थ्योरी, महाद्वीपीय व्यवस्था, कॉन्टिनेंटल सिस्टम एक लागू कर दिया। ठीक है ना, कि यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर अगर कोई भी देश क्या करता है, नेपोलियन के ऑर्डर के अगेंस्ट में जाता है और ट्रेड करता है इंग्लैंड के साथ, तो फिर उसकी टोटली ट्रेड बंद कर दिया जाएगा और उसके अगेंस्ट में सख्त एक्शन लिए जाएंगे। अब तो इसका प्रभाव ये पड़ा कि जैसे नेपोलियन ने ये महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की, इंग्लैंड के जो व्यापारी थे अब वो व्यापार करने कहाँ जाए, क्योंकि यूरोप के देशों में तो व्यापार कर नहीं सकते वो, क्योंकि ये नेपोलियन के पूरा सिस्टम चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंग्लैंड की रानी से, इंग्लैंड के क्राउन से बोला कि भाई हमें व्यापार करने के लिए जाना है भारत, क्योंकि या तो आप इंग्लैंड में, सॉरी यूरोप में हमें व्यापार करने दीजिए। लेकिन चूंकि नेपोलियन से कौन उलझे, कहा जाता है नेपोलियन के मारे सारा यूरोप थर्राता था, तो हमें भारत व्यापार करने जाने दीजिए। अब चूंकि भारत में व्यापार करने का रानी नहीं जाने दे सकती थी, क्यों, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पे क्या चल रही थी, मोनोपोली, जो मैंने आपको बताया, है ना। तो इस मोनोपोली को खत्म किया जाएगा किसके थ्रू, एक नया एक्ट लाया जाएगा 1813 का। ठीक है, कि भाई अब जो है इंग्लैंड से कोई भी कंपनी इंडिया में ट्रेड करने जा सकती है ना। लेकिन इस मोनोपोली के अंदर सब कुछ खत्म नहीं होगा। दो मैंने बता दिया, चाय और चीन। चाय का व्यापार क्यों, शायद आपको पता हो कि दुनिया के अंदर सबसे अच्छी चाय, टी जो है वो इंडिया में वेस्ट बंगाल के अंदर मिलती है, जिसका नाम है दार्जिलिंग। कभी आप लोग घूम के आइए, बहुत अच्छी जगह है। तो चाय का व्यापार प्लस चीन के साथ जो व्यापार होता था उसमें, तो ये तो मोनोपोली उन्होंने बचा ली। बाकी की अब कोई भी कंपनी इंग्लैंड से भारत आ सकती है और यहाँ पर क्या कर सकती है, ट्रेड कर सकती है। तो पहला तो ये आपके सामने आ गया। चलिए दूसरा, एजुकेशन की बात की गई। एजुकेशन की क्या बात की गई भाई, तो समझिए क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लरिकल काम करने के लिए, है ना, भी लोग कहाँ से आते थे, इंग्लैंड से। क्यों, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो क्लरिकल काम था वो इंग्लिश, उनके लैंग्वेज क्या थी, इंग्लिश थी। इंडियंस को इंग्लिश आती नहीं थी, तो क्लरिकल काम करने के लिए, छोटे छोटे काम करने के लिए भी कहाँ से आते थे, इंग्लैंड से लोग आते थे। अब वो बहुत पैसा लेते थे, तो अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना हम एक काम करें, इंडियंस को इंग्लिश सिखा दें, जिससे हमें सस्ते मजदूर, सस्ती लेबर यहाँ क्लरिकल काम के लिए उपलब्ध हो पाएगी। और साथ ही साथ में जब हम उनको इंग्लिश सिखाएंगे, अपनी चीज़ें बताएंगे, तो कहीं ना कहीं वो शरीर से तो भारतीय रहेंगे, लेकिन मस्तिष्क से, माइंड से, वो उनकी सोच जो है, उनका थॉट जो है वो कैसा हो जाएगा, अंग्रेजों की तरह हो जाएगा। तो इस तरीके से हम काले अंग्रेज बना पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने फायदे के लिए इंडियंस के एजुकेशन पर, इंडियंस की शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने की बात की। और आपको ये दिखाई देगा, ये जो काले अंग्रेज बनेंगे यहाँ, है ना, कौन से, ब्लैक ब्रिटिशर्स, काले जो अंग्रेज बनेंगे, और यही काले अंग्रेज 1857 में किसका, अंग्रेजों का साथ देंगे, जो रिवोल्ट होता है। तो कुल मिला के उन्होंने अपने कार्य के लिए, क्लरिकल और छोटे लेवल के कार्यों के लिए भारतीयों को इंग्लिश सिखाने के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की। अब तीसरा काम उन्होंने किया कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट में एक उनका मंत्री था, उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि जीसस ने हमें ये मौका दिया है कि हम भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देश को क्या करें, ईसाई बना दें। मेरे सपने में ऐसा आया था, मुझे ऐसा लगा, ईसा मसीह ने मुझे ये बोला। तो इसी बात के बाद फिर क्या किया गया, ईसाई मिशनरीज जो धर्म परिवर्तन कराती हैं, उनको भारत में क्या कर दी गई, एंट्री दे दी गई। तो कुल मिला के
धर्म परिवर्तन, किसके लिए? रिलीजियस कन्वर्जेंस, धर्म परिवर्तन कन्वर्ट कराने के लिए ही ईसाई मिशनरीज को क्या किया गया था? इंडिया में एंट्री दी गई। तो 3 इंपॉर्टेंट कार्य, 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस, 3 इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो हैं 1813 के एक्ट में आपको दिखाई देते। तो 13 का अधिनियम 1813 का एक्ट, उसके 3 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, रीजंस आपको समझने पड़ेंगे कि क्यों मोनोपोली क्या थी और क्यों खत्म हुई, केवल 2 चीज़ों पर रह जाएगी। फिर इंडियंस के एजुकेशन पर 1 लाख रुपए क्यों खर्च कर रहे हैं, प्लस ईसाई मिशनरीज को एंट्री क्यों मिल रही है। 3 इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी, ये पूरी कहानी इसके बैक में चलती कि मोनोपोली क्या थी, फिर क्यों खत्म हुई, महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी, है ना, कॉन्टिनेंटल जो सिस्टम था वो क्या था। अच्छा, इसी कॉन्टिनेंटल सिस्टम के आगे चल के नेगेटिव्स निकले और नेपोलियन बोनापार्ट को हारना पड़ा वाटरलू के एक वॉर में। अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो आपको ये याद हो। चलो, तो ये हुआ 1813 का एक्ट। इंडिया से व्यापार शुरू हो गया, बहुत सारी कंपनियां आ रही, फिर कंपनियों ने मिलकर वापस से कंपनी बनाएंगी, उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखेंगे। अब जो एक्ट आएगा वो आएगा चार्टर एक्ट 1833। अब ये एक्ट नया आता है क्योंकि पुराना एक्ट आ चुका है, उसके थ्रू सिस्टम चल रहा है। लेकिन क्योंकि अब कंपनी जो है पूरे तरीके से भारत में पॉलिटिकल हो चुकी है, यहाँ से टैक्सेशन उसका शुरू हो चुका है, सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रही है, इंडिया को पूरी तरीके से रूल कर रही है। तो अब उनको लगा कि यार हमारा जो कमांडर है वो केवल बंगाल का तो नहीं रह सकता ना, अब हम संपूर्ण भारत को अपने अंदर कब्जा कर चुके हैं, जितने भी रियासतें थी, राजा थे, उनको हरा चुके हैं या अपने अधीन ला चुके हैं डिप्लोमेसी के थ्रू, आमदाम दंडभेद पॉलिसी के थ्रू। तो उन्होंने 1833 का एक चार्टर एक्ट पास किया और इसके अंदर कुछ प्रोविजंस डाल दिए इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, जो पोस्ट हमारे पास बंगाल का गवर्नर जनरल था, है ना, कहाँ का? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बंगाल के गवर्नर जनरल की पोस्ट हटाई और उसकी जगह क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल जो है पोस्ट बना दी गई। और ये बनाया गया किसको? बेंटिंग को, विलियम बेंटिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनेगा? विलियम बेंटिंग बनेंगे। ठीक है, इसी के थ्रू क्या किया जाएगा, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें इंडिया में करी जाएंगी। पहला, जैसे हम पढ़ते हैं 1829 में सती प्रथा को एंड किया गया था ना, सती प्रैक्टिस जो है वो समाप्त की गई थी राजा राममोहन राय के प्रयासों से। ठीक है, इसको क्या किया जाएगा, इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा इस एक्ट के थ्रू। फिर इसके अलावा भारत में लॉ के लिए, कानूनों में एक समानता लाने के लिए, चूंकि अलग अलग कानून चल रहे थे, अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून थे, अलग अलग राज्यों के अलग अलग कानून थे, तो कानूनों में क्या लाने के लिए एक समानता, यूनिफिकेशन आप कह सकते हैं, यूनाइट करने के लिए, या फिर क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म करने के लिए, या फिर उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स थी उनको दूर करने के लिए एक अलग से क्या करने जाएगा, विधि आयोग, लॉ कमीशन बनाया जाएगा और लॉर्ड मैकाले को इसका चेयरमैन बनाया जाएगा। तो विधि आयोग, लॉ कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट भी किसके थ्रू हो रहा है भाई? 1833 के एक्ट के थ्रू लॉर्ड मैकाले इसके चेयरमैन बनते। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्या होता है, बहुत सारी जो बुराइयां, बहुत सारी जो बैड प्रैक्टिस या सिन समझो कहें सोसाइटी के अंदर चल रही थी, जैसे क्या क्या प्रॉब्लम चल रही थी, अगर हम देखें बलि प्रथा चल रही थी, है ना, सेक्रीफाइस, नरबलि भी दी जाती थी, इसको खत्म किया गया, सेक्रीफाइस का ट्रेडिशन समाप्त हो गया। इसके अलावा ठगी प्रथा जो आपकी चल रही थी, ठगी प्रथा, ठग लेते थे, पिंडारियों का नाम सुने होंगे आपने, ये भी खत्म की गई। तो कुछ छोटी छोटी चीजें इस एक्ट के अंदर और की जा रही। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि इस एक्ट के थ्रू अब कंपनी ने अपना जो कमांडर था उसका नाम बदल दिया, उसकी पोस्ट बदलती। अभी तक वो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। संपूर्ण भारत के अंदर उसका क्या करने लगेगा, पूरा सिस्टम चलेगा। और उसके लिए एक परिषद बना दी जाएगी जिसके अंदर कुछ मेंबर होंगे, काउंसिल होगी, और इस परिषद के हिसाब से वो क्या करेगा, अपने डिसीजंस लेगा, इनकी सलाह और सहायता लेगा। जैसे आज आपके पास मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, मोदी जी के साथ में है, बहुत सारे मंत्री हैं, उनकी एडवाइस से ही क्या करते हैं, वो अपना सिस्टम चला रहे हैं। तो इस तरीके से भारत में गवर्नर जनरल आ गया, पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग बन गया। सती प्रथा को भी एक्सेप्ट कर लिया, मतलब जो डिनाई किया गया था उस पर एक तरीके से ठप्पा लगा दिया गया कि हाँ भाई सती प्रथा बंद है। विधि आयोग की स्थापना की जा रही है, लॉर्ड मैकॉले
जो है इसके क्या बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे। बलि प्रथा, ठगी प्रथा और इसके अलावा जो भी छोटी छोटी ऐसी चीजें चल रही थी, ट्रेडिशन चलते, वो एंड किया जाए। 1833 का एक्ट ये था। इसने भारत से बुरी चीजों को समाप्त करने पर काम किया, प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी में अभी बता दिया कि भाई संपूर्ण भारत का जो रूल है वो ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आएगा लास्ट चार्टर एक्ट 1853। अच्छा, यहीं पर थोड़ा सा याद रखना है, मैकॉले ने जब लॉ की बात करी तो बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी सुधार की जरूरत है। कंपनी के अंदर जो प्रशासन चल रहा है वो उतना अच्छा नहीं है, उसमें हमें सुधार की आवश्यकता है। उसके लिए हमें सिविल सर्वेंट जो है लाने पड़े। और मैकॉले ने यह एडवाइस दिया था कि अभी तक क्या होता था, कंपनी के अंदर जो भी अधिकारी आते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो भी अधिकारी आ रहे हैं वो सीधे सीधे नॉमिनेट होके आते थे इंग्लैंड से। यानी ना तो कोई एग्जाम होता था आईएएस के लिए, उस समय आईसीएस बोला जाता था, ना कोई किसी प्रकार की कोई व्यवस्था थी। सीधे इंग्लैंड से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ कंट्रोल ये थे, वो सब क्या करते थे, अपने अपने व्यक्तियों को नॉमिनेट करके भेजते थे। मैकॉले पहला व्यक्ति था जिसने बोला कि भारत में एक अलग से एग्जाम, भारत के लिए, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है उसमें अधिकारियों के लिए क्या किया जाए, खुली प्रतियोगिता, ओपन एग्जाम कंडक्ट कराया जाए और उस बेसिस पर रिक्रूटमेंट हो। कुल मिला के आप कह सकते हो कि यूपीएससी और पीएससी आज जो आप दे रहे हैं उनके बारे में पहली बात मैकॉले कर रहा है इंडिया के अंदर कि ओपन एग्जाम कराओ भाई। उसके अंदर आपको लगता है कि इंडियन कैपेबल है तो इंडियन को भी एंट्री दो, और जो उन एग्जाम्स को क्रैक करेगा वही व्यक्ति क्या होगा, भारत में प्रशासनिक अधिकारी, ब्यूरोक्रेट बन के आएगा, और उसको फिर हम ट्रेनिंग भी देंगे। तो पहली बार यहाँ मैकॉले ने इस एक्ट के साथ, आप कह सकते हो इसी एक्ट के अंडर बात की गई है, आगे चल के बात की थी। तो ये पूरा सिस्टम ये 1833 का एक्ट था। अब आता है आपके पास लास्ट एक्ट जिसका नाम था चार्टर एक्ट। लास्ट चार्टर एक्ट है, लास्ट एक्ट मतलब क्योंकि इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो जाएगी। 1833 का 53 का चार्टर एक्ट, ये क्या है भाई, ये आपके पास अंतिम चार्टर अधिनियम है। ये पहले हमें याद रखना है, वो सीधा पूछ लेता है लास्ट चार्टर एक्ट कौन सा है, अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा है भाई, तो आंसर है 1853 का। अब दो तीन बातें इसके सामने आपको दिख रही हैं कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें 4 मेंबर थे, अभी हमने बात की, ये आपको दिखा है कि गवर्नर जनरल की परिषद है, काउंसिल है, कितने मेंबर थे इसमें, 4। तो इस एक्ट के अंदर क्या किया गया, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो काउंसिल है उसमें 12 सदस्य, कितने सदस्य कर दिए गए भाई, 12 सदस्य, है ना। जो 4 मेंबर थे अब उनको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 12 कर दिया गया, और एक फुल टाइम लॉ मेंबर, एक विधि सदस्य फुल टाइम इसके अंदर आ गया। ध्यान रखना, यानी जो लॉ के बारे में क्या देगा, जानकारी। देखो अभी यहाँ पर इस एक्ट के अंदर विधि आयोग बनना है, लॉ मेंबर केवल टेम्परेरी तौर पे ला रहे हैं। अब ये जो लॉ मेंबर टेम्परेरी तौर पे आएगा वो यहाँ पर क्या बन जाएगा, विधि सदस्य फुल टाइम मेंबर, ये लिखा हुआ है फुल टाइम लॉ मेंबर, विधि सदस्य फुल टाइम बन जाएगा, है ना, ये आपको याद रखना है, क्या बन जाएगा, फुल टाइम बन जाएगा विधि सदस्य। ठीक, पहला ये हो जाएगा। दूसरा, अब यहाँ पर होगा क्या, जैसे उसकी काउंसिल बढ़ गई, नंबर ऑफ सदस्य ज्यादा हो गए, तो जो कार्य अभी गवर्नर जनरल कर रहा था उसको 2 भागों में हम बांट देंगे। कुल मिला के अब जो है सेपरेशन ऑफ फंक्शनिंग होगा। एक होगा लेजिस्लेटिव फंक्शंस, क्योंकि ये विधि सदस्य आ चुका है, विधायी कार्य यानी विधायिका के कार्य यहाँ पे आ जाएंगे लेजिस्लेचर के। दूसरे होंगे एग्जीक्यूटिव कार्य यानी कार्यपालिका के। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि भारत में संसदीय व्यवस्था की शुरुआत अगर किसी एक्ट से होती है तो उस एक्ट का नाम क्या है, 1853, 1853 का चार्टर एक्ट। तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में एक सांकेतिक, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी तरीके से संसदीय व्यवस्था आ गई है, एक सांकेतिक संसदीय व्यवस्था की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। ये क्योंकि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हम अलग अलग कर रहे हैं, दूसरा काम ये हो जाता है। तीसरा काम क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया, मैकॉले ने क्या बोला था कि सिविल सर्विसेज के लिए, सिविल सेवा के लिए क्या किया जाए, एग्जाम कराया जाए। तो इसी एक्ट के थ्रू एक आयोग की स्थापना की बात की जाती है कि एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए एक कमीशन बनाया जाए, और इंग्लैंड में ये कमीशन बनाया जाता है। पहला सिविल सर्विसेज कमीशन बनेगा 1854 में,
और ये 1855 में 1855 में क्या कराएगा, पहली परीक्षा का आयोजन कराएगा, जिसके अंदर भारतीय लोग भी, इंग्लैंड के अंदर ये एग्जाम होगा, ध्यान रखना, एग्जाम कहाँ होगा, ये इंग्लैंड के अंदर। इसके अंदर भारतीय भी क्या कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं और आईसीएस बन के, सिविल सर्वेंट बन के, कलेक्टर बन के, एसपी बन के भारत में आ सकते हैं। तो सिविल सेवा आयोग इंग्लैंड में स्थापित किया जा रहा है, किस एक्ट के अंदर, 1853 का जो चार्टर एक्ट। ये लास्ट चार्टर एक्ट था, ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद फिर कोई चार्टर एक्ट नहीं आएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से शासन समाप्त हो जाएगा। तो सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई, 54 में ये आयोग बना, 55 में एग्जाम कंडक्ट कराया, इंग्लैंड में भारतीय भी दे सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में इसके अंदर थोड़ी सी ये बात की गई थी कि जो गवर्नर जनरल है वो क्या कर सकता है, वो अपनी काउंसिल के, जो उसकी परिषद थी, उसके किसी भी डिसीजन को जब चाहे क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। यानी वो उसके डिसीजन मानने के लिए क्या नहीं है, बाध्य नहीं। अगर उसको लगता है कि भाई मेरी काउंसिल ने मुझे सही एडवाइस नहीं दिया है, तो वो मना कर सकता है। तो कुल मिला के लास्ट चार्टर एक्ट आता है 1853 का, जिसके अंदर 3-4 बातें दिखाई देती। तो पहली बात अंतिम चार्टर है। दूसरा, विधि सदस्य फुल टाइम कब बनेगा, 1853 के अंदर टोटल मेंबर कितने हो गए काउंसिल में, 12। पहली बार संसदीय व्यवस्था, या हम बोले सेपरेशन ऑफ फंक्शनिंग लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कब हो रहा है, 1853 के अंदर। सिविल सेवा के लिए आयोग, सिविल सर्विसेज कमीशन, एग्जाम कंडक्ट इंग्लैंड के अंदर, इंडियंस को एंट्री किससे मिलेगी, 1853 के एक्ट। फिर गवर्नर जनरल की पावर बढ़ाई जाएगी कि वो क्या कर सकता है, जो भी एडवाइस मिल रही है उसको डिनाई कर सकता है। तो इस तरीके से 4-5 एक्ट आते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इनके थ्रू चलता है। लेकिन इसके बाद आपको पता है कि बहुत सारी इंडिया में चीज़ें चल रही थी। आप देखेंगे सहायक संधि के द्वारा राजाओं को विवश किया गया अंग्रेजों ने अपनी नीतियां मानने के लिए। फिर लॉर्ड डलहौजी लाते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, गोद निषेध नीति, कि जिन राजाओं के संतानें नहीं है उनके राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला दिया जाएगा। ऐसी बहुत सारी नीतियां अंग्रेज चलाते, और इन्हीं नीतियों से परेशान होकर राजा प्लस किसानों पे बहुत सारे टैक्स अंग्रेज लगाते हैं। अगर आप रेवेन्यू सिस्टम देखेंगे उनका, तो रैयतवाड़ी, महालवादी, स्थायी बंदोबस्त, ये नीतियां, इससे किसान परेशान थे। जंगलों में आदिवासियों के विरुद्ध कानून, जंगल कानून, कब्जा करना शुरू, तो सारी प्रजा उनके विरुद्ध, प्लस उनकी सेना में भी चर्बी वाले कारतूस, इस तरीके के बहुत सारे कारण क्या करते हैं, 1857 की रिवोल्ट को जन्म देते हैं। और ये 1857 की क्रांति जब समाप्त होती है, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाती, इसके बारे में आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, फिर भी 2-4 मिनट में बात कर लूँगा, है ना, नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा कि 1857 के क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या कारण थे, और उन कारणों की वजह से हुआ। लेकिन 1857 की क्रांति जब संपन्न होती है, तो इंग्लैंड की क्राउन को ये फील हो जाता है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को रूल करने के लिए कैपेबल नहीं है। तो वो जैसे ही ये समाप्त होगी, रिवोल्ट समाप्त होगा, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूलिंग पावर है उसको ख़त्म कर देगी, उसको केवल ट्रेड करने वाली कंपनी बना के इंग्लैंड भेज देगी, और भारत में सीधे इंग्लैंड के क्राउन का, ब्रिटेन के राजा रानी का, ताज का शासन शुरू हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि सेकंड फेज जो आएगा वो 1857 के बाद आएगा। अब जो चार्टर अधिनियम आ रहे थे अब वो बदल जाएंगे, वो इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से आना शुरू हो जाए। 1857 की क्रांति तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चला। उसको चलाने के लिए कुछ एक्ट हमारे पास आए, एक बार पलट के देख लेते हैं कौन कौन से एक्ट आए हमारे पास। चलो, तो सबसे पहला एक्ट कौन सा था हमारे पास, ये तो मैंने आपको कहानी बताई थी क्यों क्या आए। सबसे पहला एक्ट आएगा कौन सा, रेगुलेटिंग एक्ट। क्यों, 3 बातें दिख रही हैं। रेगुलेट करने के लिए बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, किसको, वारन हेस्टिंग्स को बनाया गया। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया जिसके अंदर 4 जजेस थे, और एक सीजेआई जिसका नाम था एलिजा एम्पे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक कार्यों को मान्यता दे दी जाएगी। और इसी के साथ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, क्योंकि बाकी प्रेसिडेंसियां बंगाल के अंदर आ जाएंगी। दूसरा एक्ट आपको बताया मैंने 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो कमियां रह गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर, यानी सुप्रीम कोर्ट के साथ जो क्लैश चल रहा था वो समाप्त करने के लिए आता है। 1784 का फिर आएगा एक्ट, इसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट, क्योंकि पिट्स ने बनाया था, विलियम पिट जूनियर ने, इसलिए इसका नाम ही है। किया क्या गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर डायर की आंतरिक द्वैध शासन, इंटरनल डायर की लाई गई, कार्यों का विभाजन किया गया ट्रेड और पॉलिटिक्स में। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए जो इंग्लैंड में बैठते थे। ये इस एक्ट का इंपॉर्टेंट प्रोविजन था। फिर आएगा आपके पास 1813
का एक्ट, 1813 का अधिनियम। 3 इंपॉर्टेंट बातें। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म हो जाएगी, केवल 2 चीजों पर रहेगी, चाय के व्यापार पर और चीन के साथ व्यापार पर। फिर उसके बाद इंडियन के एजुकेशन पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई, दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन। तीसरा, कन्वर्टेशन के लिए, रिलीजियस कन्वर्जेंस के लिए ईसाई मिशनरीज को इंडिया में एंट्री दी गई। इसके पीछे की पूरी कहानी मैंने आपको बताई कि कैसे नेपोलियन ने पूरा आतंक मचाया, कहाँ पर, यूरोप के अंदर, और अपनी महाद्वीपीय व्यवस्था के द्वारा इसको मजबूर किया गया। चलिए, फिर चार्टर एक्ट 1833 आया, उसके अंदर 2-3 बातें। पहला क्या कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब हटा दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। कौन बना? विलियम बेंटिंग। इसी के तहत सती प्रथा जो बंद की गई थी उस पर सहमति जताई गई। कानूनी काम करने के लिए विधि आयोग अलग से बनाया गया, मैकॉले उसके मेंबर बना, चेयरमैन बना। एक गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि मेंबर जोड़ा गया पार्ट टाइम के तौर पे। बलि प्रथा और ठगी प्रथा जैसे जो चीजें थी उनको समाप्त करने की बात की गई। और लास्ट में आता है 1853 का चार्टर एक्ट, अंतिम चार्टर एक्ट है। गवर्नर जनरल की काउंसिल में 12 मेंबर कर दिए गए, लॉ मेंबर फुल टाइम हो गया। दोनों कार्य लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव क्या किए गए? सेपरेट किए गए, है ना। यहाँ से इसलिए कहते हैं कि इंडिया में जो है पार्लियामेंट्री जो गुण दिखाई देता है वो किस अधिनियम के थ्रू था? 1853 1853 के चार्टर एक्ट के थ्रू। इसके अलावा जो मैकॉले ने एडवाइस की थी उसके थ्रू सिविल सर्विस के लिए एक कमीशन बनाया जा रहा है इंग्लैंड में। इंडियंस भी बाजा के एग्जाम देते हैं और सिविल सर्वेंट बन के इंडिया आ सकते हैं। और लास्ट में गवर्नर जनरल की पावर को बढ़ाया गया कि वो चाहे तो अपने काउंसिल की एडवाइस को मना कर सकते हैं। इसके बाद होती है आपकी 1857 का रेवोल्यूशन, और इसी के साथ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म होगा और ब्रिटिश क्राउन का रूल शुरू होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म नहीं होगी, ध्यान से सुनिए, मैंने फिर बोल रहा हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म होगा, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म होगी, ब्रिटिश क्राउन का रूल शुरू हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम 1857 पे बात करेंगे कि इसके क्या रीजंस वगैरह थे। फिर इसके अलावा जो चार्टर एक्ट खत्म होने के बाद जो अब आपके क्राउन के अंडर एक्ट आ रहे हैं और जो बेसिकली इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बनेंगे, संविधान सभा उन्हीं को ध्यान में रखेगी, क्योंकि आप जैसे ही देखते हैं 1935 का अधिनियम लघु संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, वो हम देखेंगे कौन कौन से एक्ट है। चलिए, तो इस क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।